उधर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने बयान दिया है कि सिंधु नदी का पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के मुखिया मौजूद रहे। मीटिंग में जब पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, टारगेट और वक्त सेना तय करे। साथ ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी को सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की है। रशियन मीडिया के बाद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में दिख रहा है। अब तैयारी की बात तो ठीक है, लेकिन अगर सच में जंग हुई तो वो पाकिस्तान जिसमें डीजल भी 280 रुपए है, जहां महंगाई की मार से पब्लिक परेशान है, वो इंडिया के सामने अगर जंग हुई तो कितनी दिन टिक पाएगा? और जो एक्ट ऑफ वॉर का रोना लगाया जा रहा है, क्या उसकी पोजीशन है सच में कि वो इंडिया की जंग जीत सकता है? पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान इस हमले में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने लश्कर तैयबा के आतंकियों को पनाह दे रखी है। वहीं इस हमले के जवाब में भारत के एक्शन पर पाकिस्तान सरकार ऐसे रिस्पॉन्स दे रही है मानो जंग ही होने वाली है। अब अगर जंग होती है तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये देखने से पहले ये समझते हैं साहब कि ये जंग होती कैसे है। ये जैसे पाकिस्तान ऐलान किए जा रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखो, असल में कोई भी देश जंग का ऐलान करके जंग नहीं लड़ता है। जी हाँ, किसी एक देश की कार्रवाई के बदले में दूसरी तरफ से जैसा रिएक्शन आता है उसके हिसाब से तय होता है कि आगे का एक्शन कितना सख्त होगा। इसके लिए हम लोग अंग्रेजी का मुहावरा एस्केलेट द लैडर इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर दोनों तरफ से कार्रवाई बढ़ती है तो कहा जाता है कि अब लड़ाई बढ़ रही है। इस लड़ाई में अब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सेना के तीनों अंग शामिल हो जाते हैं। तो इस फुल फ्लेज्ड वॉर यानी पूरी तरह से शुरू हो चुकी जंग इसे कहा जाता है। मतलब ये फुल फ्लेज्ड वॉर बिल्कुल अलग होती है। अब आप इसका अंदाजा इससे भी लगा सकते हो कि 1999 में हुई कारगिल की लड़ाई एक सीमित जंग यानी लिमिटेड वॉर थी। हमारे टारगेट्स तय थे कि हमें अपनी जमीन को वापस पाना है। लड़ाई में हमने अपने पॉइंट्स वापस पा लिए और जंग में जीत का ऐलान कर दिया। वहीं इस वक्त के जो हालात हैं उन्हें देखकर अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि जंग छिड़ जाएगी, लेकिन अगर दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई बढ़ी तो बात जंग तक पहुंच सकती है। लेकिन फिर भी एक फुल फ्लेज्ड वॉर के आसार तो नजर नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान पर कौन भरोसा करे, वो तो कभी भी बेवकूफी कर सकता है। तो ऐसे में ये भी हमें पता होना चाहिए ना कि अगर वॉर हुई तो इंडिया की मिलिट्री ताकत के आगे पाकिस्तान कितना कमजोर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। 2023 में पाकिस्तान 7वें नंबर पर था, लेकिन फिर 2024 में फिसलकर 9वें पर पहुंच गया और 2025 में टॉप 10 देशों की लिस्ट से बाहर हो गया। यानी भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान 8 नंबर पीछे है। और ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कोई 2-4 पैरामीटर के हिसाब से रैंकिंग नहीं देता, बल्कि 60 अलग अलग पैरामीटर्स पर देशों की ताकत को परखा जाता है। किसी देश की ताकत उसके स्कोर पर डिपेंड करती है। जिस देश का स्कोर जितना ज्यादा होता है उसकी ताकत उतनी ही कम आंकी जाती है। भारत का स्कोर 0.1184 है, जबकि पाकिस्तान का स्कोर 0.2513 है। तो इस रैंकिंग को कोई फालतू या बेतुके स्टेटमेंट में खारिज भी नहीं कर सकता। अब ये जरा डिटेल में भारत वर्सेस पाकिस्तान करते हैं और समझते हैं साहब कि भारत इसमें कहां ठहरता है। जैसे हमने पहले बताया आपको कि भारत इस लिस्ट में 0.1184 है, स्कोर के साथ चौथे नंबर पर है। किसी भी देश में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलाकर बनती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और अगर इंडियन आर्मी की बात की जाए तो उसके पास 14,55,550 एक्टिव फोर्सेस हैं, जबकि रिजर्व फोर्स की संख्या 11,55,000 है। एयरफोर्स के पास 3,10,575 सैनिक हैं, वहीं इंडियन नेवी के पास 1,42,252 सैनिक हैं। ग्लोबल फायर पावर अर्धसैनिक बलों यानी पैरामिलिट्री फोर्स के नंबर भी पब्लिक करता है। 25,27,000 सैनिकों के साथ दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स भारत के पास है। सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या को अगर जोड़ दें तो साहब भारत के पास कुल 51,37,550 ऐसे सैनिक हैं जो किसी जंग या मुश्किल हालातों के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान और भारत के बीच अब तक 4 बार जंग हो चुकी है। पाकिस्तान की मिलिट्री क्षमता पर हमेशा से भारत की नजर रहती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2025 में वो टॉप 10 से बाहर होकर 12वें नंबर पर खिसक गया है। साल 2023 में जो पाकिस्तान 7वें स्थान पर था, उसकी रैंकिंग में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। भारत के मुकाबले पाकिस्तान इस लिस्ट में काफी पीछे है। अब एक नजर डालते हैं आंकड़ों पर और समझते हैं साहब कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितना फासला है। भारत के पास 14,55,550 एक्टिव फोर्सेज हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 6,54,000 एक्टिव फोर्सेज हैं। भारत के रिजर्व सैनिकों की संख्या 11,55,000 है, जबकि पाकिस्तान के पास कुल 5,50,000 रिजर्व सैनिक हैं।
पैरामिलिट्री फोर्स को अगर देखें तो भारत के पास जहां 25,27,000 सैनिकों की क्षमता है, वहीं पाकिस्तान के पास 5 लाख की पैरामिलिट्री फोर्सेस है। फोर्स के बाद अब आते हैं हथियारों पर। देखिए साहब, फोर्स चाहे कितनी भी बड़ी ही क्यों ना हो, पर हथियार भी तो तगड़े होने चाहिए। तो इसलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास हथियारों का कितना बड़ा जखीरा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा बड़े हथियारों का जखीरा है। भारत के पास मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक या समुद्री जमीनी लड़ाई के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा और हर तरह के वॉरशिप हैं। ग्राउंड फोर्स, सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फोर्स की। ग्राउंड फोर्स उन बलों को कहते हैं जो जमीनी लड़ाई लड़ते हैं। इसमें मेनली थल सेना और उससे जुड़े साजो सामान, मसलन टैंक, तोपे, बख्तरबंद गाड़ियां, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आदि ये सब आते हैं। अब एक नजर डालते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों के ग्राउंड फोर्सेस पर। यहाँ एक टर्म आता है सेल्फ प्रोपेल्ड और टोड आर्टिलरी। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी का मतलब है ऐसी तोपें जो खुद से मूव करने के लिए काबिल होती हैं। वहीं टोड आर्टिलरी उसे कहते हैं जिन्हें किसी गाड़ी से बांधकर खींचा जाता है। ये दोनों ही चीजें याद रखें, आगे काम आएंगी। तो साहब, जमीनी मोर्चे पर भारत ज्यादा मजबूत है क्योंकि हमारे पास रात में लड़ाई करने के हथियार तक बड़े अमाउंट में मौजूद है। भारत के पास T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे ताकतवर टैंक है। हालांकि सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यानी तोपों के मामले में पाकिस्तान के पास बढ़त है, लेकिन मोबाइल आर्टिलरी यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकने वाली तोपें भारत के पास बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास 1.6 गुना ज्यादा तोपें हैं। भारत के पास रात में लड़ाई करने के लिए अपग्रेडेड हथियार हैं। वही डिजिटल वॉरफेयर के मामले में भारत कहीं आगे है। एयर पावर, 1971 की जंग में इंडियन एयरफोर्स के हंटर जेट्स ने लोंगेवाला बॉर्डर पर पाकिस्तानी टैंकों का शिकार किया था। 1999 में हुई कारगिल की जंग के दौरान भी इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया था। मॉडर्न वॉरफेयर में एयरफोर्स न सिर्फ हमला करने बल्कि जासूसी, निगरानी और लॉजिस्टिक्स में भी अहम भूमिका निभाती है। अब इस लिहाज से जरूरी है साहब कि भारत की एयरफोर्स भी लगातार मॉडर्न और एडवांस रहे। हालांकि फिलहाल हम एयरफोर्स जहाजों की कमी से जूझ रहे हैं। 42 स्क्वाड्रन की एक्सटेंडेड नंबर के बावजूद इंडियन एयरफोर्स इस वक्त सिर्फ 31 स्क्वाड्रन्स के साथ ऑपरेट कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी बेड़े में कुछ नए प्लेन जैसे JF-17 थंडर शामिल भी हुए हैं। पाकिस्तान ने इन्हें चीन से लिया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स कहीं ज्यादा मजबूत है। राफेल और सुखोई जैसे भारतीय फाइटर जेट के आगे पाकिस्तानी F-16 जैसे जेट्स कमजोर हैं। भारत के पास हेरॉन, हारोप और हरमीज जैसे इजरायली ड्रोन भी हैं, जो 450 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक वॉर कर सकते हैं। भारत के पास अमेरिकी MQ-9B रीपर जैसे बड़े और सबसे ताकतवर ड्रोन है, जो INS विक्रांत वॉरशिप से समुद्र में उड़कर टारगेट पर हमला कर सकते हैं। नेवल पावर, अब नेवी वो फोर्स है जो किसी भी जंग का रुख पलटने की ताकत रखती है। 1971 के युद्ध में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर बड़ा हमला किया था। इससे उनके तेल और गैस के डिपो में आग लग गई। इससे कराची बंदरगाह कई दिनों तक धू-धू करके जलता रहा। और आज के वक्त में भी साहब भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे भारी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबी कोस्टल लाइन यानी समुद्री तट रेखा है। ऐसे में ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के लिए समुद्र से फाइटर जेट्स लॉन्च करने में मददगार होंगे। इसके अलावा भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जो अभी पाकिस्तान के पास नहीं है। हालांकि पाकिस्तान बाबर जैसी मिसाइल्स को पनडुब्बियों से लॉन्च करने की तकनीक डेवलप कर रहा है, लेकिन फिलहाल तो इन सभी जगह इंडिया काफी नहीं, बहुत ज्यादा आगे है। अब न्यूक्लियर पावर की बात की जाए तो भी भारत सिर्फ आगे नहीं है, बल्कि ज्यादा बेहतर मिसाइल्स के साथ है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 10 कम यानी 170 परमाणु हथियार हैं। यानी न्यूक्लियर पावर के मामले में भारत और पाकिस्तान लगभग एक जैसी ताकत रखते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स को भारत पृथ्वी और अग्नि सीरीज की मिसाइल्स जिनकी रेंज 700 से 8000 किलोमीटर उनसे लॉन्च कर सकता है। INS अरिहंत और INS अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन, इनसे K-15 सागरिका और K-4 मिसाइल लॉन्च कर न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। वहीं मिराज 2000 और जगुआर जैसे जहाज न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पाकिस्तान की दागी हुई मिसाइल्स को ट्रैक करके हवा में ही खत्म कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के पास 2750 किलोमीटर रेंज की शाहीन 3 मिसाइल है। इसके अलावा 750 किलोमीटर पर आवर वाली बाबर और 350 किलोमीटर पर आवर वाली राद जैसी क्रूज मिसाइल्स हैं, जो न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती हैं। उसके पास F-16 और JF-17 जैसे न्यूक्लियर वेपन ले जा सकने वाले जेट्स भी है। चलो फायर पावर की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं साहब मुद्दे पर कि जंग लड़ने के लिए पैसा है। माने अगर फुल फ्लेज्ड वॉर हुई तो दोनों देश कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। देखो, फुल फ्लेज्ड वॉर के हालात में रोजाना का खर्च, सेना की तैनाती, हथियारों का इस्तेमाल, लॉजिस्टिक्स, ईंधन, रखरखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। सरकारें कभी भी जंग में रोजाना के खर्च का ऑफिशियल ब्यौरा जारी नहीं करती। हालांकि डिफेंस बजट, मिलिट्री रिसोर्सेज और जंग की लागत से अंदाजा लगा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान
भारत ने रोजाना करीब 1400 करोड़ रुपए जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 370 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी भारत ने करीब 4 गुना ज्यादा पैसा जंग में खर्च किया। अब 26 साल बाद अगर फुल फ्लेज्ड वॉर की स्थिति बनती है तब भी भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साहब भारत जंग में करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए प्रति दिन खर्च कर सकता है और पाकिस्तान 400 से 600 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक अंदाजा है, जरूरत पड़ने पर भारत फॉरेन रिजर्व, कर्ज और इमरजेंसी पड़ने पर अलग से पैसा जुटा भी सकता है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी और डिफेंस बजट पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान की जीडीपी जहां 301 लाख करोड़ रुपए है, वहीं इंडिया की 324.1 लाख करोड़ रुपए है। डिफेंस बजट पाकिस्तान का जहां सिर्फ 64,000 करोड़ रुपए का है तो इंडिया का 6.8 लाख करोड़ रुपए है। तो टक्कर तो छोड़ो साहब, आसपास भी नहीं है पाकिस्तान इंडिया के। तो ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान में जंग हुई तो पाक कितने दिन टिक पाएगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास 40 आई लेवल का गोला बारूद है। इसका मतलब है कि फुल फ्लेज्ड वॉर यानी पूरी तरह जंग छिड़ भी जाए तो भारत का गोला बारूद 40 दिन तक चलेगा। हालांकि 2017 में सीएजी की एक रिपोर्ट में कहा भी गया था कि भारत के पास 10 दिन तक लगातार जंग लड़ने लायक गोला बारूद है। रिस्क और फाइनेंस ऑडिट करने वाली फर्म केपीएमजी और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI ने 2024 में अमो इंडिया 2024 नाम की एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक बीते सालों में भारत से गोला बारूद का एक्सपोर्ट बढ़ा है। 2023-24 में भारत ने 837 करोड़ रुपए के 47 लाख अम्यूनेशन यानी गोला बारूद दूसरे देशों से खरीदा है, जबकि इसी साल भारत ने 1230 करोड़ रुपए का गोला बारूद बेचा भी। दिसंबर 2024 में हिंदू बिजनेस लाइन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत गोला बारूद के मामले में 88% आत्मनिर्भर हो चुका है। अलग अलग साइज और टाइप के कुल 175 तरह के गोला बारूद में से भारत 154 तरह के गोला बारूद खुद बना रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया है कि भीषण जंग की हालात में पाकिस्तान के पास करीब 7 दिन तक लड़ने का गोला बारूद है। इसके अलावा महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के लिए जंग के दौरान दूसरे खर्च उठाना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है साहब कि ये महज एक थियरी होती है कि कोई देश कितने दिन तक जंग में टिक पाएगा। जंग की शुरुआत में देखा जाता है कि दुश्मन के कमजोर पॉइंट कौन से हैं, ये नहीं देखा जाता कि किस देश के पास कितना गोला बारूद है। माने दूसरे देश का गोला बारूद के बेस पर यह नहीं तय किया जाता कि उस पर हमला करना है या नहीं करना। जब सेना के सारे फ्रंट खुल जाते हैं तब ये आंकड़े देखे जाते हैं। हालांकि फुल फ्लेज्ड वॉर के दौरान चाहे पाकिस्तान हो या भारत, दोनों ही आपसी सैन्य ताकत और गोला बारूद बढ़ा सकते हैं, दूसरे देशों से भी मदद ले सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान का जंग के लिए बयान देना भी बेवकूफी से कम नहीं है, क्योंकि आज भारत की इकोनॉमी कई पैरामीटर्स पर पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है और पाकिस्तान की हालत इस वक्त बेहद खराब है। पाकिस्तान की खराब माली हालत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान में डीजल की कीमत ही 280 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 में पाकिस्तान ने पूरे साल के लिए सभी युद्धाभ्यास रोक दिए थे। उसकी वजह थी कि रिजर्व फ्यूल और लुब्रिकेंट्स की कमी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ही पाकिस्तान के पास फ्यूल तक नहीं है। पाकिस्तानी टैंक T-80 1 किलोमीटर चलने में 2 लीटर फ्यूल खाता है। 1990 के दशक में अर्थव्यवस्था चरमराने से भारतीय सेना ने ऐसा ही महसूस किया था। युद्ध अभ्यास में हमें गोला बारूद चलाने की परमिशन नहीं थी। इसके अलावा 2022 में पाकिस्तान ने शुक्रवार को ड्राई डे घोषित किया था। इस दिन सरकारी गाड़ियां सिर्फ इमरजेंसी में चलती थी। इसके अलावा पाक सेना ने कोविड फंड और हथियार खरीदने के लिए मिले 300 करोड़ रुपए पाकिस्तानी सरकारों को वापस कर दिए थे। फरवरी 2021 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध विराम समझौते पर सहमति इसलिए जताई थी क्योंकि इसकी बड़ी वजह जंग की लागत थी। एक तोप के गोले की कीमत लगभग 6 लाख रुपए होती है, जबकि 12 बोर का एक कारतूस 500 रुपए से ज्यादा का आता है। फरवरी 2021 में पाक आर्मी जनरल कमर बाजवा ने भी पत्रकारों के सामने माना था कि पाकिस्तान के टैंक और व्हीकल जंग खा चुके हैं और उनकी सेना के पास जंग लड़ने के लिए पैसे ही नहीं है। तो ऐसे में ये सारे बयान सिर्फ बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।